वेलकम टू शर्मिष्ठा कोचिंग सेंटर। हम अपने चैप्टर 1 चला रहे हैं, जिसकी हमने अभी पिछली वीडियो देखी थी। वो किसी कारणवश पूरी ना हो सकी। उसी वीडियो से आगे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर के बारे में आपको पता ही है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। तो उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिख रहे थे। तो हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लिख ली थी। उसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसे है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। यह हमारा हेडिंग चला था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया संयोजन वगैरह वगैरह हम कर चुके थे। उसी में आगे चलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकारक तथा अपचायक अभिक्रिया। अगला है रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये पूरा एक ही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, अब इसे जैसा पहला है द्विविस्थापन, इसी के बारे में लिखते हैं हम। द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्वि का मतलब होता है दो, विस्थापन का मतलब होता है स्थान चेंज करना। मतलब दो समूह का आपस में अपनी जगह एक दूसरे की जगह सेट होना, उसी को द्विविस्थापन कहते हैं। द्वि का मतलब हो गया दो, दिखाई दे रहा है इसका। अगर संधि विच्छेद कहेंगे हिंदी की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दो समूहों का या दो तत्वों का अपने एक दूसरे की जगह को चेंज करना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 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 परमाणु जो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण क्या है भाई? इसका उदाहरण होता है सोडियम सल्फेट NaSO4। सोडियम सल्फेट क्या होता है हमारा? NaSO4। फिर बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एरो। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमने जो परिभाषा लिखी है इसमें समूह है दो। सही है ना? ये वाला समूह इसके साथ हो जाएगा और ये वाला समूह इसके साथ हो जाएगा। यही तो हमने परिभाषा में लिखा है। इसमें समूह क्या है, एक दूसरे की जगह अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसी को कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, SO के साथ क्या आ जाएगा? Ba। ये हो जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट SO4 प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना? ये क्या होगा हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया को। और देखते हैं एक आध उदाहरण इसका, लिखो भाई। अब देखिए इसे संतुलित का भी देख लेते हैं। संतुलित भी हमारे ठीक ही है लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो अगला देखिए भाई, अगला उदाहरण देखो क्या है हमारा, ये कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस इसमें क्या मिलाएंगे भाई हम, हाइड्रोजन सल्फेट H2S, ठीक है, एरो। अब देखो द्विविस्थापन हमने क्या लिखा है, इसके अणु जो है आपस में एक दूसरे की जगह इंटरचेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, Cu के साथ मिल जाएगा S, CuS, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पर, H2 इधर बचेगा और SO4 इधर बचेगा, ये हो जाएगा H2SO4, ये हो गया हमारा सांस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है नहीं भाई। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी हमने अभी क्रिया करी, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा निकलेगा कॉपर, यहाँ से निकलेगा हमारा सल्फर, दोनों मिलकर बन जाएंगे कॉपर सल्फाइड। उसके बाद में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और हमारा सल्फेट ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सांस सल्फ्यूरिक अम्ल, सही है नहीं। ये हमारा उदाहरण नंबर 2 हो गया। ऐसा हम इसके अनेक उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, इसे नोट करिए पहले। देखिए आपने ये नोट कर लिया होगा, अब इसे रब करते हैं। यह हमने द्विविस्थापन कर लिया, उदाहरण देख लिया हमने। अगला नंबर आता है हमारा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है नहीं। इसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन या परमाणु की कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन या परमाणु की वृद्धि होती है, उसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। डेफिनेशन देखते हैं भाई। ऑक्सीकरण 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 अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों की की कमी होती है। क्या होता है, कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। उदाहरण हो जाएगा इसका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है भाई। जिंक और कॉपर सल्फेट इसकी अभी क्रिया करेंगे, तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है भाई, डेफिनेशन में लिखा है हमने, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब क्या करेंगे, इसमें जो है हमारा जिंक और सल्फेट हमारे ये जुड़ जाएंगे, ZnSO4, और यहाँ पर जो है हमारा कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर। और देख लें जैसा हमारा सोडियम है, इसकी अभी क्या करना, तो इसमें से हमारे एक सोडियम का निकल जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, ठीक है नहीं। तो ये क्या, किसके उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। जस्ट इसका विपरीत कर देंगे अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, इसका विपरीत, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी की जगह वृद्धि लिख देंगे, ठीक है नहीं, वृद्धि हो जाती है और क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इन उदाहरणों के लिए क्या कर देंगे, एक दूसरे का विपरीत कर देंगे। देखते हैं इसकी डेफिनेशन भी, पहले इसे नोट करो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है नहीं। अब इसी में देखो परिवर्तन कर सकते हैं हम। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण के लिए क्या हो गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन की
कमी होती है, ऑक्सीजन कहलाती है। अब अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, डेफिनेशन यही रहेगी, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अब देखो इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी की जगह वृद्धि लिख देंगे, इसमें वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि, वृद्धि होती है। अब ये क्या कहलाती है भाई हमारे, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण में क्या करेंगे भाई हम, उदाहरण में इसको हम पलट देंगे। देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, इसमें इसके एक दूसरे विपरीत हो जाएगा भाई, तो ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और चलो ये उदाहरण हो गए, ठीक है, नहीं उसका विपरीत कर देना, नोट कर लो इसे भी। देखिए ये हम ऑक्सीकरण कर चुके हैं, अब इसे अपचय को दोबारा से लिख लेते हैं इसके लिए, क्योंकि ये मार्कर की समस्या हो रही है। ये है हमारा अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसमें क्या होता है अभी, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना, ये अभी हमने देखी थी। तो इसमें लिखेंगे वह रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, वृद्धि, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। उदाहरण देखते हैं इसका भाई, उदाहरण इसमें क्या आएगा, सोडियम प्लस का, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा, ये चिन्ह जो खत्म हो जाएगा, ये बनेगा हमारा सोडियम, ठीक है। और देख सकते हैं इसका उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखेंगे जिंक, जिंक में हम क्या मिलाते हैं भाई, कार्बन को मिला देंगे, तो क्या बनेगा हमारा जिंक, इसमें हम CO मिलाएंगे, कोबाल्ट, ठीक है नहीं, जिंक होगा, तो इसमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, और हमारा इसमें कार्बन अलग हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये बन जाएगा। तो ये हमारे उदाहरण हुए इसके, ठीक है ना, नोट करो इसके लिए। अब कराते हैं हम रेडॉक्स और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला टॉपिक बचता है हमारा ऑक्सीकारक तथा अपचयक अभिक्रिया। जीव विस्थापन हमने कर लिया, ऑक्सीजन का अपचयन कर लिया, अब ऑक्सीकारक बचा हमारा। देखिए भाई, ऑक्सी, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या अपचायक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक अभिक्रिया। तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ऑक्सीकारक अलग है हमारा, तो इसे अपचायक को बाद में करेंगे। यह है ऑक्सीकारक अभिक्रिया।
देखो ये ऑक्सीकरण है, ये कारक है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। कभी सोचो कि ये एक ही है। अभिक्रिया वह पदार्थ, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सी कारक है, करणीय कारक, ऑक्सी का अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं भाई। उदाहरण पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम हो गया, ब्रोमाइड का हो गया Br, सही है। और इसमें क्या मिला था भाई? क्लोरीन, क्लोरीन गैस होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन हमने मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये हमारा? पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। और ये हमारा ब्रोमाइड जो है Br अलग हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसको संतुलित कर ले। अब दो क्लोरीन के हमारे पास दो हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो क्या करेंगे? यहाँ से 2 से गुणा कर लेंगे। अब देखो पोटेशियम के 2 हो गए, तो यहाँ भी पोटेशियम के 2 होने चाहिए ना, इसमें पोटेशियम में 2 करने के लिए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब Br को क्या चाहिए? Br2। और देखो इसका बारह आयोडाइड है इसमें, आयोडीन I2 प्लस इसमें क्या मिला था? क्लोरीन Cl2। तो हमारा क्या बनेगा इसमें भाई? इसे आयोडाइड हो गया और क्लोरीन के भी क्रिया का हमारा क्या बन जाएगा इसमें? इसमें क्लोरीन हमारा निकलेगा ऋणात्मक Cl, और I2 हमारा अलग हो गया। ठीक है, नहीं ये ऋणात्मक। और क्या बचा है हमारा? इसमें देखिए Cl के 2 है ना, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाँ जी। अब देखिए इसी प्रकार हम देखते हैं अपने अब चायक अभिक्रिया, इसको नोट करो पहले। नोट कर लिया है? ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब क्या बोलते हैं? इकरानी लेमन किस पदार्थ इकरल दिखा है? अपो चायक, अपो चायक अभिक्रिया। ठीक है, नहीं अपचायक अभिक्रिया क्या होती है? डेफिनेशन लिखो। किसी किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में जिस पदार्थ जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है। सही, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहेंगे? उसे अपचायक, अपचायक अभिक्रिया कहते हैं। और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वह, यहां से लिखते हैं सोचो, वह अभी वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अब चायक कहलाता है। ठीक है, नहीं कहलाता है। अब देखिए
इंक इसकी गड़बड़ कर रही है, इसे डाल लेते हैं, थोड़ा वेट करिए। देखिए भाई, अब चाहे कहलाता है, इसका उदाहरण देखते हैं अब। मर्क्यूरिक स्टेनाइड Hg क्लोराइड, ठीक है नहीं, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसमें हम क्या बना रहे हैं, SnCl2, स्टेनस क्लोराइड। इन दोनों की अभिक्रिया कर दें हम, तो क्या बनेगा हमारा Hg2 और Cl2। ये क्या होगा हमारा मर्क्यूरस। अब ये मर्क्यूरी है हमारा, अभी होगा मर्क्यूर क्लोराइड, और ये क्या बनेगा भाई हमारा SnCl4। इसमें जो है क्लोरीन के अणु बढ़ जाएंगे, ठीक है नहीं। अब देखो इधर बैलेंस कर लेते हैं, इधर क्लोरीन के 4 और 2 6 हो रहे हैं, इधर हो रहा है 2 है, लेकिन Hg के इधर 2 हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब देखो Cl के भी क्लोरीन के कितने को, 2 2 नहीं 4, इधर भी तुम्हारे 4 2 6 हो गए, इधर भी 6 हैं। Hg मरकरी के भी हमारे इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ठीक है, ये बैलेंस है। और भी लिख सकते हैं इसका दूसरा उदाहरण, ये समझ आ रहा है तो दूसरा कर सकते हैं। क्लोरीन हमारे ऋणात्मक, इसमें है iod2 एरो। अब इसमें क्या होगा भाई हमारा आई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और I2 प्लस ये Cl2, क्योंकि क्लोरीन हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब ये जो है हमारा ऋणायन है, दोनों के I2 बराबर करने। अब देखो इधर से क्या हो रहा है, ये इधर निकल रहा है, क्या हो रहा है इसमें हमारा त्यागता है, तो देखो इधर से एक इलेक्ट्रॉन त्याग इसने, इसमें देखो ये नहीं त्याग रहा है इसका, इधर से ये त्याग रहा है, इधर से ये, ठीक है नहीं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारी अपचय अभिक्रिया। अब अगली है हमारे पास रेडॉक्स रेडॉक्स ऑक्स का अभिक्रिया, इसको नोट करिए पहले, नोट कर लिया होगा ये, इसे मिटाते हैं। अगला हेडिंग है, आप नोट करो इसको, रेडॉक्स या ऑक्सी का अभिक्रिया, ये टॉपिक बचा हमारा, रेडॉक्स या ऑक्सीकरण, ठीक है ना। अब देखो इस रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे लिख दें ऐसी, ऐसी रासायनिक, ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अपचयन एक ही समय में, एक ही समय में होता है। इसमें क्या होगा भाई रेडॉक्स अभिक्रिया में, इसमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन दोनों एक ही में होंगे, एक ही समय में होता है। रेडॉक्स या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। इसका उदाहरण है, उदाहरण जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट एरो, क्या बनेगा, जिंक और कॉपर सल्फेट का विकरण क्या बनेगा यहाँ, जिंक सल्फेट ZnSO4, और प्लस हमारा कॉपर अलग हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड पर दो कंडीशन बनेंगी, तो सबसे पहले एनोड पर देखते हैं हम। एनोड, एनोड पर क्या होगा भाई,
जेड एंड जिंक। तो इसमें क्या निकल रहा है अभी हमारा, जेड एन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए। ठीक है नहीं। अब ये तो हुआ हमारा एनोड पर, इसी प्रकार हम किस पर देंगे, कैथोड पर। कैथोड, कैथोड पर क्या होगा भाई हमारा, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई हमारा, Cu, कॉपर बन गया। ठीक है नहीं। तो इसमें क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो रही हैं। अब देखो इसके लिए जोड़े लाएंगे हम। ठीक है, मात देखो, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बनेगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में तो देखिए क्या निकल रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है हमारे, इनको क्या कर देंगे हम, निकाल देंगे। ये देखो जेड एन प्लस Cu धनायन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारे खत्म हो जाएंगे, तो एरो, ये क्या बन गया भाई हमारा, इसे जोड़ेंगे जेड एन 2 पॉजिटिव, और ये हमारा कॉपर ऐसे ही। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये ऑक्सीकरण इसमें क्या होता है, अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ हो रहा है ना, हो रहा है। ठीक है, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाई पूरी। इसे नोट करो, फिर एक उदाहरण और लिखेंगे हम। देखो इसको मिटा देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, दूसरा उदाहरण और लिख लेते हैं इसका। जिंक ऑक्साइड प्लस सी कार्बन। अब देखो इसमें क्या होगा, सेकंड नंबर, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा ये हमारा, जिंक और कोबाल्ट अलग हो जाएगा, जेड एन प्लस Cu। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है आपका, अपचयन, अपचयन। और देखो इसमें ये क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ऑक्सीकरण। तो ये हमारी दोनों कंडीशन, यही हमने इसमें डेफिनेशन के अंदर लिखी है। तो ये हमारा रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट समीकरण इसकी बची है हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, नोट करो उसके लिए भी, नोट कर लिया होगा। अब लास्ट समीकरण लिखते हैं हम, अब देखो ये लिखते हैं लास्ट अपनी डेफिनेशन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई, वह वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, क्रिया जिसमें जिसमें पदार्थ के साथ साथ, पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है या प्राप्त होती है, मिलती है या प्राप्त होती है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है नहीं,
अब देखो इसमें क्या होगा, एरो क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा। अब देखो इसमें कुछ एनर्जी निकलेगी हमारी, कितनी निकलेगी भाई, 94 कैलोरी, किलो कैलोरी। ये हमारी ऊष्मा निकली। ये तो हमने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है, वह विक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है, तो हमें इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ठीक है नहीं। तो ये हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी पूरी हो गई। अब देखो लगभग ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। एक दो टॉपिक और रह गए, जैसे संचारण क्या होता है या विकल्प गंधिता क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम, इसे नोट करो। मैं भी जिसमें वायु में अगला बचता हमारा संचारण, ठीक है। संचारण क्या होता है हमारा, संचारण। तो देखिए संचालन क्या है, इसमें क्या होता है, आप देखते हो लोहा होता है हमारा, लोहा या कोई धातु है, वो नमी के कारण या ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, उसका क्षरण होने लगता है, उसमें जो है हानि आती है, उसी को संचारण बोलती हैं, ठीक है नहीं। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह रसायन, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें वायु नमी नमी या रसायनों से या रसायनों रसायनों क्या होता है अभी, रसायनों रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा उस वस्तु का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, उस वस्तु या पदार्थ पदार्थ का क्षरण हो जाता है, क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, क्षरण हो जाता है, क्या कहलाता है, संचारण कहते हैं, उसे संचारण कहते हैं, उसे संचारण कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका हुआ। उदाहरण देखिए इसका भाई, सबसे अच्छा उदाहरण आपके ने देखा होगा, लोहे पर जंग लगना। लोहा तो सभी ने देखा होगा, उसमें जंग लगने के बाद क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, ये इसका उदाहरण है। अब देखो इसका कुछ उपाय भी है संचारण के, कभी कभी उपाय पूछ लेता है, तो इसमें क्या करना चाहिए उपाय में, जो धातुएं होती हैं उन पर हम क्या क्या चीज लगाकर उनको संचारण कर सकते हैं, जैसे तेल तथा तेल आदि लगाकर, तेल तेल है, ग्रीस है या अन्य चीज हैं, उनके द्वारा लगाकर क्या होता है, नमी और इससे ऊर्जा उष्मा नमी और क्या ऑक्सीजन से बचाया जा सकता है उन धातुओं को, ठीक है नहीं। अगला है, अगला टॉपिक इसे नोट करिए, विकट गंधिता, ठीक है नहीं। विकट गंधिता, ठीक है। विकट गंधिता, अब देखो विकट गंधिता क्या होगा, आप देखते होगे जो हमारे खाने पीने वाली चीजें होती है, खाने वाली चीज होती हैं, जैसे घर के अंदर सब्जी बन रही है या कोई अन्य चीजें, उनमें क्या होता है, एक दिन दो दिन के बाद में वो जो होता है, एक उसमें से विशेष प्रकार की गंध आती है। उस गंध का आने का मतलब ये होता है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसी को विकट गंध कहते हैं। जैसे आप चिप्स खाते होंगे तो इसमें एक विशेष प्रकार की गैस भरी जाती है,
ठीक है, नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, वो वायु के साथ आने से, वायु या नमी के लिए नहीं आने देती है। पैकेट वाली चिप्स वगैरह वगैरह देखते नहीं आप लोग, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी, उसे निकाल दें तो 2 महीने या 10 दिन या 5 दिन के बाद में वो जो खराब हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस यही हमारे विकृत ग्रंथ का होता है। हाँ, वह खाद्य खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों को धीरे 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 एक विशेष प्रकार की विशेष प्रकार विशेष प्रकार की गंध विशेष विशेष प्रकार गंध में बदलने को ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं ठीक है नहीं। उदाहरण है, जैसे घर के अंदर हमने कोई अचार है, हमारा मुरब्बा है, या घर के अंदर बने जो सब्जियां हैं, वो सारी की सारी चीज होती हैं, ठीक है नहीं। और इसको हम बाह्य रेडी पात्र में रखने से इस विकृत गंधिता को बचा सकते हैं। बाह्य, इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी बताए चिप्स के लिए हम उसमें नाइट्रोजन जो भी पैकेट वाले हमारे दुकान से हम खरीदते हैं, उनमें सब में नाइट्रोजन भरी होती है, जिससे क्या होता है, ये विकृत गंधिता जो हमारी एक प्रकार की विशेष गंध है, ये काफी समय के बाद आती है। तो ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इन सारी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।